हेलो दोस्तों, वेलकम। अगर आप 8th क्लास के स्टूडेंट हैं और हिंदी मीडियम के हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। आज से मैं क्लास 8 की हिंदी मीडियम की मैथ्स शुरू कर रहा हूँ। आपको बहुत आसान भाषा में मैं मैथ्स सिखाऊंगा, तो अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, आपकी गणित बहुत कमज़ोर है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप इन वीडियोज़ को अच्छे से देखें और आपको मैथ्स की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जो परिमेय संख्या है, आपका जो पहला चैप्टर है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी हैं, पूरा इंट्रोडक्शन वो हम कवर करेंगे। बेसिकली पूरे चैप्टर का मैं आपको परिचय दूंगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी टॉपिक्स, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक वगैरह, ये परिमेय संख्याएं क्या हैं, फिर इनको जोड़ना, घटाना, गुणा भाग कैसे करते हैं, और फिर इनके कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सब आप सीखेंगे। तो वन बाय वन इन टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या होती है। देखो, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या दोनों एक ही बातें हैं। आपने कहीं कहीं पे लिखा हुआ देखा होगा प्राकृतिक संख्याएं, या कहीं पे केवल प्राकृत, दोनों एक ही बात है। तो ये क्या है, देखो, पहली बात तो इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, और इसलिए जो इसका सिंबल आपको देखने को मिलता है वो होता है n। तो जो काउंटिंग होती है, यानी अगर कोई आपसे कहे कि बताओ कितनी कुर्सियां रखी हैं, तो आप गिनना शुरू करते हो। आप गिनते हो कि ये है भाई 1 2 3 4 5, ये सब, इसको कहते हैं हम काउंटिंग, यानी गिनती करना, और ये होती है प्राकृतिक संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये चलता जाता है अनंत तक, और ये सब प्राकृत संख्याएं हैं। इसके बाद पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को हम होल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए इसका सिंबल W है। और इसमें और प्राकृत संख्या में क्या अंतर है कि इसमें केवल एक जीरो एक्स्ट्रा लगा होता है। तो जीरो से शुरू होता है और बाकी वही है 1 2 3 4 5, ये चलता जाता है। यह है पूर्ण संख्या। तो अगर कोई आपसे कहे कि क्या 1 प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल है। क्या ये पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। क्या 0 यानी जीरो प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल नहीं है। पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। इसी वजह से आपके पास अब दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्या है, आप सुनिए। अगर आपके पास क्वेश्चन ये हो कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्या ये बात सत्य है या असत्य है, तो आप कहोगे कि ये तो सत्य बात है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 5, ये सभी के सभी पूर्ण संख्याएं भी हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन को पलट दिया जाए और क्वेश्चन में यह आए कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, क्या ये बात सत्य है या असत्य है, तो ये बिल्कुल असत्य बात है, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं है। क्योंकि जीरो है, ये पूर्ण तो है बट प्राकृतिक नहीं है, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती हैं। तो ये दोनों क्लियर हो गए हैं। अब पूर्णांक पे आते हैं। पूर्णांक का जो सिंबल है वो होता है Z, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखो पूर्णांक क्या होते हैं। तो पूर्णांक 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले धन पूर्णांक, ये धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव। तो 1 2 3 4 5 6 ऑन, ये धन पूर्णांक हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्लस में ये होते हैं, पॉइंट में नहीं होने चाहिए, यानी जैसे 1.5 ये सब ये नहीं, ठीक है ना। पूरे पूरे नंबर होने चाहिए और धन में होने चाहिए। अब बात करते हैं शून्य की। शून्य भी एक पूर्णांक है, ध्यान रखना। अगर आपके पास क्वेश्चन आए क्या शून्य एक पूर्णांक है, बिल्कुल है। इसके बाद है ऋण पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक जो है ये क्या होता है, -1 -2 -3 -4 -5, ये ऋण पूर्णांक है। बस इसमें ऋण लगा होगा, माइनस में होते हैं ये। तो ये धन पूर्णांक है, शून्य है, ऋण पूर्णांक है। आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर ये तो देखा देखा लग रहा है, ये तो हमने कहीं देखा है। बिल्कुल सही बात है। तो जो धन पूर्णांक होते हैं ये प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या और धन पूर्णांक एक ही बात है।
और इस तरह से ये पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक पूरे पूरे नंबर होते हैं, पॉइंट में नहीं होने चाहिए, और प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, जीरो भी होता है। और अब हम बात करेंगे, ये तीनों हो गए हैं टॉपिक, और अब है परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो किसी भी संख्या को अगर हम भिन्न के रूप में लिख सकें, यानी P अपन Q के रूप में लिख सकें, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q जीरो नहीं है, तो उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। किसी भी संख्या को अगर हम P अपन Q के रूप में, P अपन Q मतलब भिन्न के रूप में लिख सकें, लेकिन नीचे ध्यान रखना जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो हो सकता है, तो वो परिमेय संख्याएं होती हैं। अब क्या क्या परिमेय संख्याएं हैं, इसको अच्छे से समझो। 2/3 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। -1/3 बिल्कुल है। -5/7 बिल्कुल है। -11/8 बिल्कुल है। -6/17 बिल्कुल। ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं, क्योंकि भिन्न के रूप में, बड़ा आसान है ये समझना। तो ये सभी जो है, ये सभी के सभी परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन प्रश्न ये भी आता है कि अगर हमारे पास, मान लो कि केवल हमारे पास 2 है, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, इसका ध्यान रखना आप। तो अब आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे, ये परिमेय संख्याएं कैसी हैं, ये तो भिन्न नहीं है। तो माय डियर, भिन्न हम लिख सकते हैं ना, इसको हम 2/1 लिख सकते हैं, हो गया, परिमेय बन गया, मतलब भिन्न बन गई, तो यानी ये परिमेय संख्या है। इसी तरह से अगर -6 है, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, इसको -6/1 कर दो, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 लगाने से उस संख्या पे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये भिन्न के रूप में भी हमने इसको दर्शा दिया है P अपन Q के रूप में, और ये जो संख्या है, ये इनको हमने P अपन Q के रूप में दर्शा दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्याएं हैं। तो ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। हाँ, जीरो भी एक परिमेय संख्या है। आप जीरो को लिख सकते हैं 0/1, तो जीरो भी एक परिमेय संख्या है। और सभी पूर्णांक जो हैं वो भी परिमेय संख्याएं हैं, इसका ध्यान रखना। यानी प्लस में पूर्णांक हो, चाहे 2, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। जीरो परिमेय संख्या है। -1, -2, -3 ये भी परिमेय संख्याएं हैं। अगर आपको किसी को ये साबित करना हो कि भाई परिमेय संख्याएं क्यों हैं, इन सब के नीचे 1 लगा दो। भाई 4 परिमेय संख्या कैसे, तो आप कहोगे कि 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूँ ना, भिन्न हो गया, ये P अपन Q के रूप में हो गया है। अब नीचे जीरो नहीं होना चाहिए ना, 1 तो हो सकता है, 1 के लिए तो मना नहीं कर रखा, नीचे बस जीरो नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक जो ये तीनों आपने पढ़े हैं, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो कई बारी क्या होता है, बच्चे देखते हैं कि ओह, यहाँ पे तो केवल 5 लिखा है, ये तो भिन्न नहीं है, ये तो परिमेय संख्या नहीं है। ऐसी बात नहीं है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ आ गया होगा कि परिमेय संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक क्या हैं ये। लेकिन अब सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होते हैं। यानी अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से है, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन इस तरह से है कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, क्या ये बात सत्य है, असत्य? आप कहोगे ये तो असत्य है। फिर सभी परिमेय संख्या पूर्णांक कैसे होंगी? अब जैसे ये 2/3 है, ये परिमेय तो है, ये पूर्णांक तो है ही नहीं, तो सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती। लेकिन उल्टा ट्रू है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, बिल्कुल ये सत्य बात है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। सभी ये, तो अगर कोई पूछे कैसे, तो किसी भी पूर्णांक को आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। मान लो कि 2 है, इसको 2/1 लिख दो। मान लो कि -6 है, इसको -6/1 लिख दो, हो गया ना। इसीलिए ओके। और अब हम इनका जोड़ घटाना, तो देखो अब ये प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, और पूर्णांक तो बड़ा आसान है, प्लस माइनस करना, वो तो मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर संख्याएं भिन्न में हो, मतलब अब यहाँ पर ऐसी परिमेय संख्याओं की बात की जा रही है जो भिन्न में है,
उनको कैसे प्लस करते हैं, कैसे जोड़ते, कैसे घटाते हैं, तो ये मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, बिल्कुल ऐसा मुश्किल इसमें कुछ है नहीं। तो मान लो कि हमने प्लस करना है 1/2 और 3/2 को। कैसे प्लस करते हैं, तो आप जानते हैं कि नीचे एक जैसा है, ये हमने लिख दिया, और ऊपर वालों को प्लस कर दो, तो ये 4/2 हो जाएगा, और ये कट के 2/1 आ गया है। अगर कुछ इस तरह से हो, जैसे 1/2 है और 1/6 है, तो फिर नीचे 6 है, यहाँ 2 है, तो इनको हमें प्लस करना है। तो देखो एलसीएम ले लिया हमने 6, क्योंकि 2 और 6 इसका जो एलसीएम है, लॉस जिसको हम कहते हैं, ये 6 है। तो 6 हमने ले लिया। अब 2 का भाग इसमें दो, 3 बार जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी। यहाँ पर 2 का भाग 6 में देंगे, 3 आएगा, 3 का ऊपर गुणा कर दो, 3 6 तो खैर वैसे ही है, तो ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा। और ये है 4/2, 4/6 कट के ये 2/3 आ जाएगा। इस तरह से अगर हमें घटाना करना हो तो घटाना भी आसान होता है, जैसे आपने 1/2 में से 1/3 को माइनस किया। इनका एलसीएम निकालेंगे, 6 आएगा। अच्छा, अब 2 का पहले इसमें भाग दो, 3 आया, 3 का ऊपर गुणा कर दो, 3 कम 3, फिर 3 का इसमें भाग दो, 3 दूने 6, 2 आया, 2 का ऊपर गुणा कर दो, 2 कम 2, तो ये 1/6 आ गया। इस तरह से हम घटाते हैं। तो ये घटाना बड़ा सिंपल है, ये बेसिक जैसे हम करते ही हैं, ठीक है। और देखो, अगर आपको ये नहीं आता है बिल्कुल भी जोड़ या घटाना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि कैसे भिन्नों को जोड़ते और घटाते हैं। वैसे क्योंकि ये पिछली क्लासेस में आपने अच्छे से जम के पढ़ा होगा, बहुत बेसिक चीज़ है, इसलिए मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह से जोड़ते और घटाते हैं। अब इनका गुणा और भाग कैसे करते हैं, तो मान लो कि हमारे पास है 2/3 और इसमें गुणा करना है हमने 4/5 का। तो कैसे करते हैं, तो गुणा करने में यह है कि ऊपर वाले का ऊपर वाले से, नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा करते हैं। तो 4 का गुणा इससे करेंगे, 4 दूने 8, और 5 का 3 से करेंगे, 5 तिया 15, यह आ गया है गुणा करके। हाँ, कभी कभार कट जाते हैं, जैसे 2/3 है, अगर मैं यहाँ पर 5/4 की गुणा करूँ तो 2 से ये कट जाएगा, 2 दूने 4 आएगा, इस तरह से। और अब गुणा कर दो, ये 5 ऊपर है और नीचे 3 दूने 6, इस तरह से। तो ये है, तो इस तरह से हम गुणा करते हैं, ठीक है। गुणा करने में क्या होता है, ऊपर वाले का ऊपर वाले से, नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा करते हैं, और जहाँ पे काटने का होता है ऊपर नीचे काट देते हैं हम। और अब इसका भाग कैसे देते हैं, तो देखो, मान लो कि आपको भाग देना है 2/3 को, भाग देना है 4/9 से। अब कैसे भाग देंगे, देखो ध्यान से सुनो, इस समझो इस स्टेप को। भाग देने के लिए हम जो भाग है उसकी जगह पे लगा देंगे गुणा, और ये जो पीछे वाला है इसको पलट देंगे। तो ये है 4/9 और ये हो जाएगा 9/4, बस। अब सिंपल हो गया, ये कट रहा है तो काट दो, 3 तिया 9, ये भी कट रहा है, ये आ जाएगा, 3 ऊपर है नीचे 2 है, ये आ गया आंसर, है ना। अगर आपको 1/8 को भाग देना हो 2/5 से, कैसे भाग देंगे, तो ये 1/8 है, ये वाला पलट जाएगा, तो ये 5/2 हो जाएगा, समझ गए। और अब ये 5 कम 5, तो और नीचे 8 दूने 16 हो गया है। तो बेसिकली जहाँ पर भाग बना है वहाँ पे हम गुणा का चिन्ह बना देते हैं और इसको पलट देते हैं, और इस तरह से अब जैसे गुणा करते हैं वैसे करो, और इस तरह से ये हमने इसको भाग दे दिया है। तो ये सभी हो चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, एक एक टॉपिक। नहीं कुछ समझ आ रहा है कमेंट बॉक्स में पूछना, पूरी कोशिश करूँगा मैं आंसर देने की। अब आते हैं इन टॉपिक्स पे जो यहाँ पर ये है, संवृत क्या है, क्रम विनिमेयता क्या है, सहचारिता क्या है, शून्य की भूमिका, ये सब एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले यहां पर इस प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, संवृत। संवृत क्या है, देखो मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूं। कोई नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या लीजिए, तो हमने ले लिया है 2, ठीक है। इसके बाद इसको प्लस करो किसी और प्राकृतिक संख्या से, कोई भी आप ले लो, आपने ले लिया 3। इसके बाद आंसर क्या आया, 5 आया ना। ये क्या है, ये एक प्राकृतिक संख्या है, ये भी एक प्राकृतिक संख्या है, और ये भी एक प्राकृतिक संख्या है। हमने क्या किया, यहां पर
हमने किया है योग। तो इसका मतलब ये है कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनका योग संवृत होता है। तो हमें यहां पर देखना होता है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, फिर इसके बाद है पूर्णांक है, और इसके बाद फिर परिमेय है। ये चारों चीजें, और चारों का क्या देखना होता है? योग, घटाना यानी व्यवकलन, गुणन और भाग। तो इन चारों का, चारों प्रकार की जो संख्याएं यहां पर आप देख सकते हैं, ये यहां पर ये चारों प्रकार की जो संख्याएं हैं, इनके साथ में हम ये चारों प्रकार की चीजें करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब हम एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया प्राकृतिक संख्याएं। क्या प्राकृतिक संख्याओं का योग संवृत है? अब संवृत का मतलब यह है कि प्राकृतिक का प्राकृतिक के साथ योग करके प्राकृतिक अगर आए तो संवृत है। तो आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है। तो यानी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो उनका योगफल संवृत होता है। अब इनका घटाना देखो, माइनस करना देखो। तो हमने क्या किया? माइनस किया, अब हम घटा रहे हैं। ठीक है, तो हमने लिया है 2 और उसमें से 3 को माइनस किया। क्या आया? आप जानते हैं कि 2 में से 3 को माइनस करेंगे -1 आएगा। यह प्राकृतिक संख्या है, यह भी प्राकृतिक संख्या है। लेकिन क्या यह प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल नहीं, यह प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम घटाते हैं प्राकृतिक संख्याओं को, तो प्राकृतिक संख्याओं का घटाना संवृत नहीं है। तो यहां पर ये नहीं आ जाएगा। व्यवकलन मतलब घटाना। तो घटाने में प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं को से घटाओगे तो हर बार प्राकृतिक नहीं आएगा। अब आप ये कह सकते हैं कि सर 3 में से 2 को माइनस करो तो 1 तो आ रहा है ना, ये भी प्राकृतिक है, ये भी प्राकृतिक है और ये भी प्राकृतिक है। लेकिन नहीं, जब बात सच होती है तो हर बार सच होनी चाहिए। ठीक है, एक भी बार अगर झूठ निकली तो वो चीज़ नहीं होती है। तो क्योंकि यहाँ पर ये नहीं आ रहा है तो हम ये नहीं देखेंगे, हम बस ये देखेंगे कि ये भाई नहीं आ रहा है। तो प्राकृतिक संख्याओं में से प्राकृतिक संख्याओं को घटाओगे तो हर बार प्राकृतिक नहीं आएगा। इसलिए इनका जो घटाना है वो संवृत नहीं है। ठीक है ना? तो हम अभी संवृत की बात करें। अब बात करते हैं गुणा की, गुणन की बात करते हैं। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि चल क्या रहा है। तो 2 को गुणा किया 3 से और यह आया 6। ये प्राकृतिक है, ये भी प्राकृतिक है और ये भी प्राकृतिक है। तो यानी प्राकृतिक संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करके प्राकृतिक संख्या आता है। इसीलिए जो प्राकृतिक संख्या का गुणनफल है वो संवृत होता है, ये संवृत होता है। अब भाग की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे। अब हमने लिया कोई प्राकृतिक संख्या उठा ली, एक और प्राकृतिक संख्या ले ली, इनको हमने भाग दिया। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 से 3 को भाग देंगे तो ये तो 2/3 आ जाएगा। तो ये प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक है, बट ये प्राकृतिक नहीं है। तो यानी भागफल में जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका भागफल संवृत नहीं होता है, इसलिए हमने नहीं लिखा है। तो आपको ये समझ आ गया? तो देखो, संवृत में हमने सबका कर लिया है। सबका का मतलब यह है अभी केवल हमने प्राकृतिक संख्याएं की हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अभी और भी हमने लेना है, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय सभी लेंगे हम। लेकिन प्राकृतिक संख्याओं का हमने योग देखा, ये संवृत हुआ। फिर से समझो, संवृत का मतलब ये है कि ये प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक है, ये भी प्राकृतिक होना चाहिए। नंबर कुछ भी हो, संख्या कुछ भी हो, होना प्राकृतिक चाहिए, तो संवृत होता है। अच्छा, अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्या अब हम देखेंगे कि क्या ये संवृत है या नहीं। तो पूर्ण संख्या में 0 भी आता है, इसका ध्यान रखना। तो अगर किसी पूर्ण संख्या को हम मान लो कि 0, एक पूर्ण संख्या ले लो, उसको दूसरी पूर्ण संख्या से प्लस करो और इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो, पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से जब हम प्लस करेंगे तो ये भी पूर्ण संख्या आता है। तो यानी देखो, अभी फ़िलहाल मिटा देते हैं, अब हम पूर्ण संख्या के लिए लिख रहे हैं।
तो आपने देखा ना कि जब हमने योग किया तो पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से योग करके पूर्ण संख्या आता है, तो यानी पूर्ण संख्या को योग समृद्ध है। ठीक है ना। अब आप वीडियो को पॉज करो, जल्दी से बताओ कि घटाने में क्या होता है, व्ययकलन करने में क्या होगा। तो यहाँ पर हमने ये कोई भी पूर्ण संख्या ले ली, उसमें से माइनस किया हमने एक और पूर्ण संख्या को, तो क्या आएगा, -2 आएगा ना। तो ये पूर्ण है, ये संख्या पूर्ण है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है क्योंकि -2 हो गया है। तो घटाना जब हमने किया, यानी जिसको हम व्ययकलन कहते हैं, तो वो समृद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से घटा के पूर्ण संख्या नहीं आता है हर बार। हर बार आना चाहिए, ध्यान रखना। आप कहीं ये मत बोलना कि सर 3 पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्या है, माइनस करके 1 पूर्ण संख्या आ रहा है ना। नहीं, हर बार नहीं आता है। आप 4 में से 8 को माइनस करो तो कहाँ आएगा, ये तो -4 हो जाएगा, तो पूर्ण संख्या कहाँ आएगा। तो घटाने में यानी व्यवकलन करने में जो जो पूर्ण संख्याएं हैं उनका व्यवकलन समृद्ध नहीं होता है। अब बताओ, क्या पूर्ण संख्या को गुणनफल समृद्ध होता है? तो हम क्या करेंगे, एक पूर्ण संख्या ले ली, उसमें दूसरी पूर्ण संख्या का गुणा कर दिया, आंसर क्या आया। तो ये पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है और ये भी पूर्ण संख्या है, यानी गुणनफल इनका हमेशा समृद्ध होता है। तो गुणनफल समृद्ध होता है क्योंकि किसी भी पूर्ण संख्या को आप पूर्ण संख्या से गुणा करोगे, हमेशा पूर्ण संख्या आता है। अब भाग देने की बात करते हैं, तो भाग यहाँ पर चलो लिखते हैं। 0 को कुछ और देखते हैं। मान लो 8 है, 8 को हमने भाग दिया 5 से, क्या आया, ये तो 8/5 आया। पूर्ण संख्या को जब हमने पूर्ण संख्या से भाग दिया तो हर बार पूर्ण संख्या नहीं आता है, कभी कभार आ जाता है, लेकिन हमें तो हर बार देखना होता है। तो यानी पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, पूर्ण संख्याओं का भागफल समृद्ध नहीं होता है। समृद्ध नहीं होने का मतलब कि ये पूर्ण है, ये पूर्ण है, तो यहाँ पे भी पूर्ण आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली पूर्ण संख्याओं की। ऐसे ही अब हम बात करेंगे पूर्णांकों की। अब हम पूर्णांकों की बात करेंगे, पूर्णांक के लिए लेंगे, फिलहाल इनको हटाते हैं। तो फिर हम क्या क्या करेंगे, एक एक करके चेक करेंगे। पहले योग के साथ चेक करेंगे, देखो ये भी हमारा हो गया है, ठीक है ना, ये डन हो गया है। योग के साथ चेक करेंगे, घटाने के साथ चेक करेंगे, गुणा के साथ चेक करेंगे, भाग के साथ चेक करेंगे कि क्या ये समृद्ध है। फिर से मैं बता रहा हूँ, समृद्ध क्या होता है कि जो इधर है वो भी इधर होना चाहिए, ये समृद्ध है। इधर होने का मतलब ये है कि जैसे पूर्णांक है, अब एक पूर्णांक लो, तो आपने ले लिया मान लो कि -6, दूसरा पूर्णांक लो, ये आपने ले लिया 8, इनको प्लस करो, क्योंकि पहले हम योग के साथ चेक करेंगे, ठीक है। तो इनका प्लस करो, क्या आएगा, तो -6 को 8 से प्लस करके प्लस का 2 आता है। ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। ओके, ये दोनों पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। तो इसका मतलब क्या है कि पूर्णांकों का योगफल समृद्ध होता है। समृद्ध का मतलब यहाँ पूर्णांक है तो यहाँ भी पूर्णांक होना चाहिए, ये समृद्ध होता है। नंबर कुछ भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नंबर एक जैसा आना, नंबर कुछ भी हो, बट वो पूर्णांक होना चाहिए, तो बिल्कुल ये समृद्ध होता है। अब माइनस की बात करते हैं, घटाने की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे एक काम करते हैं, 1 मिनट। मान लो कि हमने ले लिया है -6 और इस बार हम इसको माइनस करेंगे 8 के साथ, क्या आएगा, तो -6 - 8 होता है -14। ब्यूटीफुल, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसका व्ययकलन है, घटाना जो है, वो भी समृद्ध है। पिछले दोनों का नहीं आया था, लेकिन इस बार ही समृद्ध आया है। तो पूर्णांकों का व्ययकलन समृद्ध होता है, यानी पूर्णांक में से पूर्णांक माइनस करोगे तो पूर्णांक ही आता है, तो ये समृद्ध होता है। अब गुणा की बात करते हैं, तो बड़ा आसान है। -6 में गुणा किया 8 से, तो 8 छके 48, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा किया, पूर्णांक आया, यानी गुणनफल भी समृद्ध है। और भाग की बात करते हैं, तो भाग तो खैर आप समझ ही गए होंगे कि ये तो नहीं आएगा समृद्ध। ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, लेकिन भाग देके ये -6/5 आ जाएगा, ये पूर्णांक नहीं है, तो भागफल इनका समृद्ध नहीं होता। बाकी तीनों चीज़ें समृद्ध होती हैं पूर्णांक में। अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो बच्चों, आप भी मेहनत से
इसको समझो। कोई डाउट हो, जैसे मैं कह रहा हूँ, कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने का। और अब हमारे पास है परिमेय संख्याएं, और हम ये देखेंगे कि क्या परिमेय संख्याएं इन सब में ये समृद्ध हैं, मतलब क्या परिमेय संख्याओं का योग समृद्ध है या व्यवकलन समृद्ध है, ठीक है। तो अगेन फिर मैं बता दूं, समृद्ध का मतलब क्या है कि जो लेफ्ट साइड में है वही राइट साइड में होना चाहिए। वही का मतलब कि अगर इधर परिमेय है तो यहाँ भी परिमेय होना चाहिए। तो सबसे पहले योग में हम चेक करते हैं। तो अब देखो, कहने को तो ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन इस बार हम भिन्न में संख्याएं लेंगे। तो एक संख्या हमने ले ली है 2/3 और दूसरी है 4/5। इनको प्लस करेंगे और अब देखो क्या आता है यहाँ पर। ये है 15, 10, 12 और ये हो गया 22/15। अब ये परिमेय संख्या है, आप देख सकते हैं ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। और हमने क्या किया, यहाँ पर योग किया है इसका। तो आप देख सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का जब योग करते हैं तो परिमेय संख्या आता है। इसका मतलब यह है कि परिमेय संख्याओं का योग समृद्ध है। समृद्ध यानी परिमेय परिमेय, तो यहाँ भी परिमेय। अब माइनस की बात करते हैं, घटाने की। तो यहाँ पर अगर हम इनको माइनस करेंगे, ये 2/3 है, 4/5 माइनस करेंगे, क्या आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आता होगा माइनस करना। ये -2/15 हुआ, ठीक है। इसका व्यवकलन हमने किया, यानी इसको घटाया। ये परिमेय है, ये परिमेय है और ये भी परिमेय है, यानी घटाने पर भी ये समृद्ध होता है। इसका व्यवकलन यानी घटाना समृद्ध होता है, ठीक है। अब गुणा की बात करते हैं। तो 2/3 इसमें गुणा किया 4/5, तो ये बना 8, 5 या 15। तो ये परिमेय है, ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है। तो जो इनका गुणन है वो भी समृद्ध है। और अब भाग की बात करते हैं। तो भाग में थोड़ा एक ट्विस्ट यहाँ पर है, ठीक है। भाग में देखो 2/3, वैसे अगर आप किसी को भी भाग दोगे तो आपको ये लगेगा कि ये तो पूरा समृद्ध है, यानी परिमेय संख्या को जब हम परिमेय संख्या से भाग देंगे तो परिमेय संख्या आएगा, आपको ऐसा लग रहा होगा। तो ज़्यादातर केस में ये होता है, ठीक है ना। ये कटेगा और ये आ जाएगा 5/6, तो ये परिमेय है। तो वैसे तो ये दिख रहा है कि ये समृद्ध है, ये भागफल, परिमेय संख्याओं का भागफल समृद्ध होता है। लेकिन अगर हम इसको भाग दें 0 से तो फिर ये समृद्ध नहीं होता, क्योंकि किसी भी संख्या को जब 0 से भाग देते हैं तो संख्या परिमेय नहीं होती है। तो यहाँ पहली बात तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा परिभाषित नहीं, क्योंकि 0 से जब हम किसी चीज़ को भाग देते हैं तो परिभाषित नहीं होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये परिमेय संख्या है और 0 भी परिमेय संख्या होती है, ध्यान रखना, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। तो अब वैसे तो कई बार बहुत सारे आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जब ये समृद्ध होगा, यानी जब परिमेय को परिमेय से भाग देके परिमेय आएगा, लेकिन हर बार नहीं होगा। और मैंने आपको कहा था कि अगर हमें नहीं प्रूफ करना हो तो नहीं प्रूफ करने के लिए तो बस एक उदाहरण काफ़ी होता है। तो ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा ये सब। और अब हम चेक करेंगे क्रम विनिमेयता। और फिर से जैसे अभी हमने समृद्ध में चेक किया कि एक एक करके हम इनको लेंगे, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय संख्याओं को, और उनका फिर जोड़, घटाने, गुणा, भाग के साथ में चेक करेंगे कि क्या क्रम विनिमेय है या नहीं है। क्रम विनिमेयता होती है कि अगर हम उनका क्रम बदल दें, क्या तो भी सेम वैल्यू आती है, इससे एक जैसा मान आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की, ठीक है। तो पहले इनकी बात करते हैं और ये हम योग में चेक करेंगे। तो क्रम विनिमेयता होती है कि ए और बी हमने लिए, हमने उनके साथ कुछ किया, प्लस किया, माइनस किया, जोड़ और गुणा भाग जो भी है, अगर हम इनको बदलेंगे तो ये सेम आने चाहिए, ये होता है। तो अगर हम चेक करें प्राकृतिक संख्याओं में, तो कोई एक प्राकृतिक संख्या लो, वो ले लिया हमने 2, इसमें प्लस करो 5 को। क्या ये, अगर हम इनका क्रम बदल देंगे तो क्या एक जैसा आएगा? बिल्कुल आएगा। आप भी देख सकते हैं ये 7 है, ये 7 है, यानी योग इनका क्रम विनिमेय होता है। प्राकृतिक संख्याओं का योग क्रम विनिमेय होता है। अब घटाने की बात करते हैं।
तो 2 माइनस 5 और 5 माइनस 2, क्या ये बराबर है? नहीं, ये बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो -3 है और ये 3 है। तो यानी प्राकृतिक संख्याओं का घटाना जो है वो क्रम विनिमेय नहीं है। ओके, अब गुणा की बात करते हैं। गुणा में देखो, 2 गुणा 5 हमने किया, और क्या ये 5 गुणा 2 के बराबर आता है? बिल्कुल आता है। ये भी 10 है, ये भी 10 है। यानी वो प्राकृतिक संख्याओं का गुणा जो है वो क्रम विनिमेय होता है। अब भाग की बात करते हैं, तो 2 को 5 से भाग दे दो। क्या ये 5 को 2 से भाग देने के जैसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये 2/5 है और ये 5/2 है। इनके अलग अलग मान हैं, तो ये भाग इनका क्रम विनिमेय नहीं होता है। तो ये हो गया है। तो समझ आ गया आपको क्विकली? ओके, और अब हम पूर्ण संख्याओं को लेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे इनको करना है। हमने पूर्ण संख्याओं को लेते हैं। अब पूर्ण संख्या लो, तो एक 0 ले लिया हमने, एक 2 ले लिया, इनको प्लस किया, तो क्या ये 2 + 0 के बराबर है? यानी क्रम बदलने पर क्या एक जैसा आ रहा है? तो यस, बिल्कुल आ रहा है। यानी जो योग है इनका क्रम विनिमेय होता है। योग इनका क्रम विनिमेय होता है पूर्ण संख्याओं का। माइनस करो, तो अब हमने 0 - 2 किया, क्या ये 2 - 0 के बराबर है? यानी क्या क्रम बदलने पर एक जैसा आता है? बिल्कुल नहीं आता है। ये -2 है और ये 2 है, तो एक जैसा बिल्कुल नहीं है। तो यानी घटाना जो है, यानी व्यवकलन जो है, वो क्रम विनिमेय नहीं है, क्रम विनिमेय नहीं है पूर्ण संख्याओं का। ठीक है। अच्छा, अब गुणनफल की बात करते हैं। तो 0 को 2 से गुणा करो, क्या ये 2 गुणा 0 के बराबर है? बिल्कुल है, क्योंकि ये भी 0 है और ये भी 0 आता है। कुछ और ले लो, 1 को 2 से गुणा करो, क्या ये 2 गुणा 1 के बराबर है? बिल्कुल है, क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2 है। यानी पूर्ण संख्याओं का जो गुणनफल होता है ये क्रम विनिमेय होता है। भाग की बात करते हैं। तो अब 1 को 2 से भाग देना और 2 को 1 से भाग देना, क्या ये बराबर है? क्या क्रम बदलने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। ये कुछ और ही है और ये कुछ और ही है। तो यानी भागफल पूर्ण संख्याओं का क्रम विनिमेय नहीं है। समझ आ गया? अब लेते हैं पूर्ण संख्याओं को, अब पूर्णांक हम लेते हैं। पूर्णांक में एक एक करके देखेंगे। तो पूर्णांक जो है, आप जानते हैं पूर्णांक क्या होते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था ना कि -1 है, -2 है, -3, ये सभी पूर्णांक होते हैं। 0 भी पूर्णांक है, 1 2 3 ये भी पूर्णांक होते हैं, इस तरह के। तो अगर हमने -4 और उसमें 6 को प्लस कर दिया, ठीक है, पूर्णांक ले रहे हैं हम। एक पूर्णांक ये है, एक पूर्णांक ये है। क्या ये 6 + -4 के बराबर है? बिल्कुल है, क्योंकि ये 2 आता है और ये भी 2 आता है। तो यानी पूर्णांकों का योग क्रम विनिमेय है। अब माइनस करते हैं। क्या ये और क्या ये, यानी हमने यहाँ पर माइनस कर दिया है। क्रम बदलने पर क्या ये एक जैसा आता है? नहीं, ये तो -10 आ रहा है और ये +10 हो जा रहा है। तो ये बिल्कुल बराबर नहीं है। तो इसका मतलब पूर्णांकों का जो घटाना है, व्यवकलन है, वो क्रम विनिमेय नहीं है, यानी क्रम बदलने पर फर्क पड़ता है। अच्छा, अब इसके बाद इनके गुणनफल देखते हैं। तो -4 को हम गुणा करेंगे 6 से, क्या ये 6 को -4 से गुणा करने के जैसा है? बिल्कुल है, क्योंकि ये -4 आता है, ये भी -24 आता है, ये भी -24 आता है। यानी पूर्णांकों का गुणनफल क्रम विनिमेय होता है, क्रम बदलने पर फर्क नहीं पड़ता है, कैसा भी क्रम रखो चल जाएगा। अब भाग की बात करते हैं। तो क्या इनका भागफल क्रम विनिमेय है? तो आप भी देख सकते हैं, बिल्कुल क्रम विनिमेय नहीं है। तो अलग अलग आंसर हैं। ये -4/6 है और ये है -6/4। तो ये बराबर नहीं है। ओके, तो इसका मतलब भागफल इनका क्रम विनिमेय नहीं है। तो ये क्विकली समझ आ गया। और अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याओं की बात करते हैं। तो क्या परिमेय संख्याओं का योगफल क्रम विनिमेय है? क्या अगर हम इनका क्रम बदलेंगे, ऑर्डर चेंज करेंगे, तो फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यानी क्या क्रम बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये हम चेक करेंगे। तो एक परिमेय संख्या हमने 2/3 ले ली और दूसरी परिमेय संख्या ले ली है 4/5। इनको प्लस किया, क्या ये प्लस करना और ये प्लस करना एक जैसा है? बिल्कुल एक जैसा है। इनको प्लस करोगे तो ये 22/15 आएगा, कर लेना आप प्लस आराम से, और ये भी 22/15 है। तो ये एक जैसा है, यानी परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमेय है। अब घटाने की बात करते हैं। तो अगर हमने 2/3 को माइनस किया 4/5 से, और 4/5 को माइनस किया 4/5 में से 2/3
3 माइनस किया, यानी क्रम बदला हमने। आप समझ ही गए होंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो क्या इन पे फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, क्या सीन है यहाँ पर? तो देखो ये 15 आया, ये 5 दूनी 10 माइनस 12, और यहाँ पर ये 12 माइनस 10 है, ये 15। ये तो है -2/15 और ये है 2/15, यानी ये बराबर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब परमेय संख्याओं का जो व्यवकलन घटाना है वो क्रम विनिमय नहीं है, यानी कि आप कोई भी क्रम रख दें, फ़र्क पड़ता है क्रम रखने से। और अब बात करते हैं गुणा की। तो वैसे आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि गुणा करने पर क्या होता है। तो अगर हम इसको ऐसा गुणा करें और फिर इनका क्रम बदलें और गुणा करें, तो बताओ इस पर फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, क्रम कैसा भी रखो चल जाएगा। यानी ये भी 8/15 आता है, ये भी 8/15 आता है। तो इसका मतलब परमेय संख्याओं का गुणनफल क्रम विनिमेय है। और अब इनका भाग, तो 2/3 इसको हमने भाग दिया 4/5 से, और 4/5 को भाग दिया 2/3 से। क्या ये एक ही बातें हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम इसको हल करेंगे तो गुणा करो इसको पलटो, और इसको हल करेंगे तो गुणा करो इसको पलट दो। ये होता है, ये हुआ 5/6 और ये हुआ 6/5। ओके, तो ये है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि ये बराबर नहीं आ रहे हैं, तो यानी इनका भागफल क्रम विनिमय नहीं है। ये बात समझ आ गई? ओके। और अब है सहचारिता। सहचारिता होता है कि देखो जैसे है A B C, अगर हम प्लस में सहचारिता देखें तो देखो A + B + C हमने किया, और B + C को अलग प्लस किया, ये सहचारिता है। गुणा अगर हम देखें तो गुणा में सहचारिता कैसे होती है? ये है और ये कर दो, आप समझे? यानी पहले A और B को हमने एक साथ लिया, प्लस किया, फिर C के साथ प्लस किया, यहाँ पर B और C को एक साथ लिया, तब A के साथ प्लस किया, ये होता है। तो ये योग में सहचारिता होती है, ये गुणा में सहचारिता होती है। ऐसे घटाने में A - B - C, ये घटाने में सहचारिता है। और गुणा में सहचारिता क्या होगी? भाग में A को B से भाग दिया, फिर C से भाग दिया, और यहाँ पर इस तरह से है, ये सहचारिता है। तो सहचारिता कौन कौन फॉलो करता है? तो देखो इन सब में आप नोटिस करोगे कि यहाँ जो योग में सहचारिता होती है, गुणा में सहचारिता होती है, लेकिन इनमें सहचारिता नहीं होती है। यानी इन सभी के लिए अगर आप देखेंगे, चारों के लिए, तो चारों के लिए योग और गुणा में तो सहचारिता होगी, लेकिन इन दोनों में सहचारिता नहीं होगी। और आप चेक कर सकते हैं, किसी को भी आप लेके देख सकते हैं। मान लो कि आपने लिए प्राकृतिक संख्या 2, 3, 4, कोई भी 3 संख्याएं ले लो। अगर हमने प्लस किया इसको इस तरह से और फिर 4 के साथ प्लस किया, तो क्या ये इसके बराबर है? बिल्कुल है, आप चेक कर लो। और अगर गुणा की बात करें, ये क्या ये इसके बराबर है? बिल्कुल है, ये चेक कर लो। तो इसी तरह से हम ये चेक कर सकते हैं सहचारिता। ठीक है, तो ध्यान रखना, सहचारिता योग में होगी, गुणा में होगी, लेकिन माइनस में और भाग में नहीं होगी। ठीक है ना? और अब करते हैं हम इन बाकी टॉपिक्स को। अब अगला है हमारे पास शून्य की भूमिका कि शून्य की क्या भूमिका होती है, शून्य से क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखो, किसी भी संख्या को अगर हम किसी भी संख्या में अगर हम 0 प्लस करें तो वो वही संख्या आती है। ठीक है ना? तो A + 0 हो या 0 + A हो, वही संख्या आती है। यानी 5 में हम 0 को प्लस करें या 0 में हम 5 को प्लस करें, वो 5 ही आएगा। इसके अलावा अगर हम गुणा की बात करें, किसी भी संख्या में अगर हम 0 को गुणा करें या 0 में किसी संख्या का गुणा करें, वो 0 ही आएगा। ठीक है।
अब माइनस की बात करते हैं। अगर हम किसी संख्या से ज़ीरो को घटाते हैं तो वही संख्या आती है। मान लो कि 10 में से ज़ीरो को घटाया तो 10 ही आएगा, आप जानते हो। लेकिन अगर हम ज़ीरो में से किसी संख्या को घटाएंगे तो वो संख्या माइनस में हो जाएगी। यानी ज़ीरो में से अगर हमने 10 को माइनस किया तो वो संख्या माइनस की 10 हो जाएगी। ठीक है, तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, ज़ीरो से जब हम किसी चीज़ को घटाते हैं तो हमें उस संख्या का ऋणात्मक मिलता है। यानी अगर हम ये कहें कि 5 का योज्य प्रतिलोम क्या है, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, उसके आगे उसको ज़ीरो से घटा दो, या दूसरी बात ये कि केवल माइनस लगा दो आगे, क्योंकि ज़ीरो से घटाने पर बस ये समझो कि माइनस लगा दो आगे। अगर आपको -2 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है तो ज़ीरो से घटा दो तो माइनस माइनस का प्लस होगा, ये 2 हो जाएगा। या तो आप सिंपल क्या करो, बस इसके आगे माइनस लगा दो तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ध्यान रखना, योज्य प्रतिलोम में चिन्ह बदल जाता है। अगर हमारे पास मान लो कि a है, a का योज्य प्रतिलोम हमें निकालना है तो -a हो जाएगा, और अगर वो पहले से ही -a है, उसका योज्य प्रतिलोम निकालना है तो वो +a हो जाएगा। अगर हमारे पास ये है कि 5/2 का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो ये माइनस में 5/2 हो जाएगा, बस माइनस साइन लग जाएगा। अगर पहले से ही माइनस साइन लगा है, माइनस पहले से ही लगा है तो माइनस उसका हट जाएगा। ये समझो कि 2 बार माइनस लग गया है, वो माइनस उसका फाइनली हट जाएगा। तो ये है योज्य प्रतिलोम, भी मैंने समझा दिया है। एक और चीज़ है, अगर हम किसी चीज़ को मान लो कि कोई चीज़ है, उसके ऊपर हमने ज़ीरो रख दिया है और उसको भाग देते हैं तो क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, अगर हमने ज़ीरो को 5 से भाग दिया तो ज़ीरो होता है। ज़ीरो को अगर हमने 1000 से भाग दिया तो भी ज़ीरो होता है। और अगर नीचे ज़ीरो है तो क्या होता है, तो इसको हम लिखते हैं परिभाषित नहीं। वैसे ये अनंत होता है, ध्यान रखना, अनंत। लेकिन अनंत कहते हैं कि अनंत परिभाषित नहीं है, अनंत कुछ है ही नहीं, ऐसा मान के चलते हैं। तो अगर मैं कहूं कि 5/0 क्या है तो आप कहोगे कि ये परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड। या आप कहना चाहो तो आप अनंत कह सकते हो कि ये इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। ठीक है, तो अगर किसी के नीचे, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 5/0 हो उसको 0 लिख देते हैं, बिल्कुल गलत, ये गलत है, ऐसा नहीं करना। ओके, 5/0 या तो अनंत कहो या फिर परिभाषित नहीं। और अब हम ज्ञात करेंगे किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम। तो किसी संख्या का व्युत्क्रम जब हम ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, ध्यान रखना, गुणात्मक प्रतिलोम, दोनों इसके नाम हैं। तो सीधी सी बात यह है कि 1 से भाग दे देते हैं, यानी a का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/a हो जाएगा। और या फिर इसका दूसरा नाम है गुणात्मक प्रतिलोम, a का गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये 1/a हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 1/, कर दो उसको, तो ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 10 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो 1/, कर दो, ये 1/10 है। -1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो 1 में से 1/, किसी भी कुछ भी हो उसको 1 से 1 के नीचे रख दो बस, तो ये तो ऊपर चला जाएगा, तो ये बेसिकली 2 हो जाएगा, -2। ये समझो कि ये चीज़ पलट जाती है, ये सब पलट जाते हैं। ठीक है, अपॉन रेसिप्रोकल हो जाता है, इसको रेसिप्रोकल कहते हैं इंग्लिश में। अगर मेरे पास -7/10 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम, इसको पलट दो, -10/7 कर दो इसे। और अगर ऐसे कन्फ्यूज़न हो रही है तो 1/-10/-7/10, तो वो चीज़ यही आ जाएगी। ये है गुणात्मक प्रतिलोम। इसके बाद है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करते हैं। तो
ये हमारे पास संख्या रेखा है और ये है 0, ये 1। तो ये हम पूर्णांकों को यहाँ पर अभी दर्शा रहे हैं। ये पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक आप जानते हो प्लस माइनस किसी में भी हो सकते हैं। तो ये कोई संख्या है। दाईं साइड अगर जाएंगे तो ये पॉजिटिव साइड होती है, धनात्मक साइड, और बाईं साइड जाएंगे लेफ्ट की साइड तो ये ऋणात्मक साइड होती है, नेगेटिव साइड। इस तरह से ये है संख्या रेखा। इसको कहते हैं नंबर लाइन यानी संख्या रेखा। और अब देखो, अगर मान लो कि आपको एक 1.5 इसमें निरूपित करना है, यानी 1.5 जो है इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो देखो 1 इधर है, 2 इधर है, तो 1.5 इसके बीच में होगा ना, तो ये 1.5 है। ऐसे ही है, ये इतना कुछ मुश्किल है नहीं इसमें। अगर -3.5 हमें देखना हो तो -3 तो ये है, -4 ये है, तो -3.5 इनके बीच में होगा यहाँ पर। ये है -3.5। -2.2 अगर हमें देखना है तो कहाँ पर होगा, तो देखो -2 ये है, -3 ये, तो अब ये 2 से 3 की तरफ जाओ तो ये -2.1, -2.2, -2.3, -2.4, -2.5, -2.6, -2.7, -2.8, -2.9, -3 इस तरह से होता है। तो ये जाओगे तो ये -2.2 होगा। ठीक है, तो -2 ये है, और बाईं तरफ जाओगे तो -2.2, -2.3 ऐसे मिलते जाएंगे। और अगर हमारे पास प्लस में 2.2 है तो फिर ये 2 आप देख सकते हैं यहाँ पर है, और ये 2.2 लगभग यहाँ पर होगा। ये इस तरह से संख्या रेखा पे हम निरूपण करते हैं। अब है दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। यहाँ ठीक है ना, दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, ये तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, क्योंकि दो परिमेय संख्याएं कैसे भी हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको सिंपल आंसर बताता हूँ कि दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या आप कैसे ज्ञात करें। वैसे ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट फिर भी मान लो कि हमारे पास दो परिमेय संख्याएं हैं, जैसे एक ले लिया मैंने, 1 और 2, कुछ भी हो सकती हैं। ये 1/2 और 1/3 ये भी हो सकता है। ये 0.1, 0.2 ये भी हो सकता है। ये 5/6 और 6/5 ये कैसे भी हो सकता है। इनके बीच में अगर हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो कैसे करते हैं, इसके बहुत सारे नियम हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको ज़रूर देखना। लेकिन अब आप सुनिए, आपके पास दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है कि एक परिमेय संख्या निकालना, और या फिर पूछा जाता है कि 3 निकालो, 4 निकालो, 2 निकालो, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो, 7 परिमेय संख्या, 8, कितनी भी पूछी जा सकती हैं। तो अगर एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए पूछा हो कि एक परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो दो संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना बड़ा आसान है। आपको करना क्या है, जो भी यहाँ पर संख्याएं दी हैं उनको प्लस करो। मान लो कि आपको ये इनके बीच में निकालना है, तो इनको प्लस करो और 2 से भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये है तो इनको प्लस करो, 2 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा। इसको हल करके जो भी आएगा, ये 5/6 आ जाएगा और 6 नीचे आएगा, 5/12 हो जाएगा। इस तरह से इनको भी प्लस करके 2 से भाग दे दो। ऐसे यहाँ पर तो एक परिमेय संख्या ज्ञात करना तो बड़ा आसान है, लेकिन जहाँ पे हमें 2, 3, 4, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है, उसकी थोड़ा लंबी प्रक्रिया होती है। और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। लिंक बिल्कुल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको बस उस पर क्लिक करना है, इतनी ही मेहनत करनी है और आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें बहुत डिटेल में मैंने बता रखा है, ठीक है, तो उसको ज़रूर देखना। ओके, तो इस वीडियो में हमने पूरे चैप्टर का बेसिक कवर किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना। और अब अगले वीडियो में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम करेंगे, एग्जाम्पल्स भी करेंगे, इस चैप्टर के जो भी उदाहरण है वो भी हम करेंगे, और अच्छे से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।